पिछले 45 साल में कितने वकील आपने इस केस के लिए किए हैं? इसमें तकरीबन 100 प्लस वकील तो हो ही गए हैं, 100 प्लस वकील चेंज हुए हैं और जो जज हैं वो तकरीबन 25 प्लस या 30 प्लस होंगे इस तरह से। तो कानून अंधा तो नहीं होता लेकिन दूसरों को अंधा कर देता है। सीधी सी बात मैं तो यही कहूँगी कि कानून ने हम सब की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो अपने आप को सुपीरियर समझ के और कोई फ़ैसला नहीं सुना रहे। ना हम उनसे पूछ सकते हैं, ना हम उनसे कुछ बहस कर सकते हैं। बहस करते हैं तो वो आगे से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी हमें लगा देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, हम जाएं तो वो कहते हैं आप इस हालत में इनको मरीज़ा को उठा के ले आए हैं। तो भाई अब हम क्या करें, मुझे बताएं, आप खुद बताएं ना। इसी अदालतों के चक्कर में आपकी बनाई ख़त्म हो गई? बिल्कुल, टेंशन से और परेशानियों से। डायबिटिक हुई पहले मुझे, मेरी मदर को जब मतलब उनकी डेथ हुई है तो उनकी टेंशन से मुझे डायबिटिक हुई है, पेशेंट हुई हूँ। उसके बाद मेरी आंखों की बनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रही, शुगर की वजह से, टेंशनों की वजह से। फिर भी मैं अदालतों में थी। आप बेशक रिकॉर्ड जाके पूछें कि ये जो है वो बीबी आती थी कि नहीं आती थी। ये हमें कुछ नहीं पता कि कानून हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है। अभी भी आप देखें कि तारीखें लगती हैं और तारीख़ों पे हम लोग जाते हैं। मैं जैसे भी मेरी हालत होती है, मेरी आंख का ऑपरेशन हो, मेरे डायलिसिस हो रहे हों, मैं फिर भी व्हील चेयर के ऊपर जाती हूँ और अदालतों की हेयरिंग के अंदर पहुँच के जब वहाँ पहुँचा जाता है तो या तो जज चेंज होता है या फ्लोर चेंज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे साथ आयशा अमीन साहिबा मौजूद हैं। आयशा अमीन साहिबा, एक केस है इनका जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान की अदालतों की नज़र हुआ है, लेकिन आज तक 45 साल में इनको इंसाफ नहीं मिल सका। वो केस क्या है जनाब? इनका कुछ प्रॉपर्टी का मसला है। 45 साल पहले इनकी खाला ने वो केस इनकी वालदा के साथ एक पाकिस्तान की अदालत में दायर किया कि हमें इंसाफ मिल जाए। उस केस की सुनवाई होते होते इनकी वालिदा पैरालाइज़ हो गई, इनकी वालिदा को शुगर हो गई। वो फिर भी हेयरिंग्स पे जाया करती थी, यहाँ तक कि इनकी वालिदा की डेथ हो गई। डेथ के बाद ये ख़ुद जो हैं ये उस केस को लड़ते लड़ते अब इनकी बनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बनाई से महरूम हो गई हैं। अदालतों के चक्कर काट कर तकरीबन 100 से ज़्यादा वकील चेंज हो गए हैं, तकरीबन 25 से ज़्यादा जज चेंज हो गए हैं, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका। आयशा साहबा, ये बताइए कि आपका केस असल में क्या है? असल में ये केस जो है वो मेरे नाना की जायदाद है। ठीक है, उनके फ़ौत होने के बाद मेरी मदर जो थी उन्होंने जब मेरे मामू से डिमांड की, जो कि उसके पूरी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब डिमांड की कि हमें हमारे हक़ के पैसे दिए जाएं, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बहनें भी हैं। ठीक है, इस बात पर मेरी खाला ने और मेरी मामा ने या उन दोनों ने मिल के जो है मेरा ये मुकदमा दायर किया कि हमें हमारे हक़ का पैसा दिया जाए। लेकिन चूँकि वो इस बात पे बज़िद थे कि नहीं, हम लोगों ने नहीं देना, इसी बात से लेकर आज तक यानी समझ लें कि इतने अरसा गुज़र चुका है, अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ कि हमें ये हमारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा ये कि मेरी वालदा कि जब सारे ये केस को करते हुए मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई है तो मेरी वालदा की यही कोशिश थी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम हमारा ख़त्म हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से मेरी वालदा ने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू करती हूँ आगे की तरफ। लेकिन ये था कि जैसे ही वो जिस हालत में भी वो जाती थी, वो उनकी जो थी वो टांग कट चुकी हुई थी शुगर की वजह से, फिर भी वो व्हील चेयर पर अदालतों के चक्कर काटती जो है वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन उनको अभी ये देख लें कि अभी भी उनके हक़ की चीज़ उनके तक वापस नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद इसको हमने परस्यू किया। मीनवाइल जो मेरे मामू थे उन्होंने एक खाला को उनका हिस्सा दिया, 2 खालाएँ और एक और मामू, उनको भी उनका हिस्सा दे दिया। पीछे हम लोग रह गए थे इसलिए क्योंकि हमारी मदर की डेथ हो चुकी हुई थी। इस बात को उन्होंने बेनिफिट करते हुए हमें हमारा हक़ का हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद हम सबको जो है वो हम चारों ने कहा कि हम चारों परस्यू करते हैं इसको, इसी केस को, अपनी मदर के जो मदर ने हमारी किया हुआ था। जब हमने किया तो उसके बाद 2019 फरवरी में
قاضی فائز عیسیٰ نے اس جو ہمارا کیس تھا اس کا ڈیسیژن انہوں نے ہمیں دے دیا، ہمارے حق میں دیا، اور آپ سپریم کورٹ کے عدالت کے فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ لاسٹ میں لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ اس کیس کو آلریڈی 45 سال ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کیس کو مزید لمبا نہ کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور ان کو ان کے حق کا پیسہ دیا جائے۔ جو ان کے حق میں قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ ان کو ان کے حق کا جائیداد کا حصہ جو بھی بنتا ہے وہ انہیں جلد از جلد دیا جائے بغیر کسی تاخیر کے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 2019 فروری میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اب آج آپ دیکھیں کہ 2021 کا ستمبر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ صرف ایک چھوٹی سی امپلیمنٹیشن دینی ہے عدالت نے، جو کہ وہ نہیں دے رہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو آپ کا قانون ہی بہتر جانتا ہے پاکستان کا کہ وہ کیوں نہیں اس چیز کو ہمیں دے رہے، جبکہ ایک اتنی بڑی عدالت نے، ایک اتنے بڑے جج نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہوا ہے اور کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کو جلد از جلد دیا جائے۔ اب وہ جلد از جلد کتنے سال اور لگیں گے یہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ قانون ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تاریخیں لگتی ہیں اور تاریخوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں۔ میں جیسے بھی میری حالت ہوتی ہے، میری آنکھ کا آپریشن ہو، میرے ڈائلیسس ہو رہے ہوں، میں پھر بھی ویل چیئر کے اوپر جاتی ہوں، اور عدالتوں کی ہیئرنگ کے اندر پہنچ کے جب وہاں پہنچا جاتا ہے تو یا تو جج چینج ہوتا ہے یا فلور چینج ہو جاتا ہے، یا ہمارا وکیل نہیں پہنچا ہوتا جو اس ٹائم بحث کرنا ہوتا ہے، جو جرا کرنی ہوتی ہے، وہ کسی صورت میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا، اور پتہ یہ چلتا ہے جی کہ نیکسٹ ہیئرنگ اگلے 1 مہینے کی لگ گئی ہے۔ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس کیس کو، 2 سال سے بھی تقریباً زیادہ ہو گئے، لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی اس چیز کی۔ تقریباً پچھلے 45 سال میں کتنے وکیل آپ نے اس کیس کے لیے کیے ہیں؟ اس میں تقریباً 100+ وکیل تو ہو ہی گئے ہیں، 100+ وکیل چینج ہوئے ہیں، اور جو جج ہیں وہ تقریباً 25+ یا 30+ ہوں گے اس طرح سے۔ لیکن ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ نہیں ملا، حالانکہ فیصلہ لکھا جا چکا ہوا ہے۔ ابھی تک کتنے سال ہو گئے ہیں اس کیس کو؟ 45 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو 47 ایئرز ہونے والے ہیں تقریباً، کیونکہ 2 سال تو اس کو فیصلے کو 45 سال تب ہوئے تھے جب فیصلہ ہوا تھا اس کا سپریم کورٹ میں، اور اب تو 2021 چل رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں 2019 میں فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تب اسے 45 سال ہوئے تھے، اب 2021 ہے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی، صرف تاریخ پہ تاریخ ڈال رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قاضی عیسیٰ نے جو ہے یہ فیصلہ دیا تھا، اس کا بڑا ہی اچھے طریقے سے فیصلہ دیا تھا، باقاعدہ یہ ہمارے کیس کی رجسٹرڈ بک بن چکی ہوئی ہے، جو کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں تو آپ کو اویلیبل ہوگی وہاں پہ۔ اتنا لمبا کیس ہو گیا ناظرین کہ یہ بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک موٹی کتاب بن گئی ہوئی ہے، رجسٹرڈ بک ہے وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو، کہ ان کا واقعی پچھلے 45 سال سے، اور سپریم کورٹ خود لکھ رہی ہے کہ 45 سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور اب اس کا فیصلہ کریں اور اس کو تاخیر کا شکار نہ ہونے دیں۔ تو آپ اب حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ انصاف کی فراہمی کون یقینی بنائے گا؟ قانون شاید نہیں یہ چاہتا کہ ان کو ہم عام لوگوں کو یہ ان کے حق کے پیسے ملیں۔ یہ تو یہی والی بات ہے کہ جو مخالفین پارٹی ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے اس چیز کی۔ میری تو سیدھی سی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو بھی آپ کے مطلب پرائم منسٹر ہیں ہمارے اس ٹائم پاکستان کے، میری ان سے یہی اپیل ہے کہ آپ خدا را اس چیز کو تو دیکھیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کا حق تو دلوائیں کم از کم۔ جو لوگ اس ٹائم مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، ان کو مزید پریشانی میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ عدالتوں کے بھی چکر لگائیں اور وہ اپنی ہر ہیئرنگ پہ بھی پہنچیں، لیکن پھر بھی ان کو انہی کا ہی فیصلہ نہیں سنایا جا رہا جس کے اوپر جو مطلب کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، صرف اس کو اوکے کرنا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ ایک آپ میسج ٹائپ کر لیں اور اس کو سینڈ نہ کریں تو پھر فائدہ کیا ایسے میسج کا؟ 45 سال میں تقریباً کتنی ہیئرنگز آپ نے اٹینڈ کی ہیں اب تک؟ یہ بالکل کاؤنٹیبل نہیں ہے، مطلب یہ تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ کبھی مہینے میں 2 لگ جاتی ہیں، کبھی مہینے میں 1 لگ جاتی ہیں، تو اب آپ خود ملٹیپلائی کریں نا کتنے آتے ہیں۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری ہیئرنگز ہوگی،
बल्कि लाखों की तादाद में पहुंची हुई होगी। तो क्या समझती हैं फैसला अदालत की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अभी तक ताख़ीर का शिकार है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे कानून को एक ये बात है कि कानून अंधा होता है, तो कानून अंधा तो नहीं होता लेकिन दूसरों को अंधा कर देता है। सीधी सी बात मैं तो यही कहूँगी कि कानून ने हम सब की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो अपने आप को सुपीरियर समझ के और कोई फ़ैसला नहीं सुना रहे। ना हम उनसे पूछ सकते हैं, ना हम उनसे कुछ बहस कर सकते हैं। बहस करते हैं तो वो आगे से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी हमें लगा देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, हम जाएं तो वो कहते हैं आप इस हालत में इनको मरीज़ा को उठा के ले आए हैं। तो भाई अब हम क्या करें, मुझे बताएं, आप ख़ुद बताएं ना। इसी अदालतों के चक्कर में आपकी बनाई ख़त्म हो गई। बिल्कुल, टेंशन से और परेशानियों से। डायबिटिक हुई पहले मुझे, मेरी मदर को जब मतलब उनकी डेथ हुई है तो उनकी टेंशन से मुझे डायबिटिक हुई है, पेशेंट हुई हूँ। उसके बाद मेरी आंखों की बनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रही, शुगर की वजह से, टेंशनों की वजह से। फिर भी मैं अदालतों में थी। आप बेशक रिकॉर्ड जाके पूछें कि ये जो है वो बीबी आती थी कि नहीं आती थी। दूसरा ये कि साथ ही मुझे किडनीज़ का इशू हो गया, किडनीज़ की वजह से भी मेरे डायलिसिस भी होते हैं, फिर भी मैं जाती हूँ। जिस दिन अक्सर हेयरिंग के दिन मेरा डायलिसिस होता है, मैं उस हालत में भी उसमें जाती हूँ। और आपको ये अंदाज़ा तो होगा ही, लोगों को शायद ये पता हो कि डायलिसिस के बाद कितना मुश्किल होता है चलना फिरना। अब तक टोटल कितना एक्सपेंस आपका इस 45 साल के दौरानिए में आ गया, इन केसों को, इन हेयरिंग्स को, इन वकला को चेंज होने में फीसिस तो लगती होंगी? लाखों की तादाद में। 25 से 30 लाख तो मैं अपनी लाइफ में लगा चुकी हूँ। उससे पहले जितना मदर ने लगाया था वो मुझे उसका तो समझ लें अंदाज़ा इस तरह से नहीं है कि वो बड़ी थी। मैं उस टाइम ज़ाहिर है काफ़ी छोटी थी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन 25 से 30 लाख मैं इस टाइम लगा चुकी हूँ। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है, जो हमारे मुंसिफ हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा इस मसले को हल करें, गरीबों की थोड़ी सी मदद करें। हम जैसे लोग जो हक़ के फ़ैसले की खातिर इतना लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचें। ये नहीं है कि हर इंसान को जो है वो आप लटका के रखें या कुछ भी करें। वो कहते हैं जी, जज कहते हैं, जज साहबान सारे कहते हैं कि जी हमारे पास तो लाखों केस होते हैं, तो लाखों केस उन्होंने खुद ही सर पे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हमारा कानून यहाँ पे सही निज़ाम चला रहा हो और सही तरीके से फ़ैसले दे दें, इसमें देखें कोई भी मसला नहीं है। आप ये केस किसी के पास भी उठा के ले जाएं, कोई भी वकील अगर ये कह दे कि इस केस में कोई मसला है तो फिर आप मुझे आके यहाँ पे कुछ कहिएगा। उस केस में कुछ रह ही नहीं गया हुआ, तो मुझे नहीं समझ आती है कि हमारा अदालती निज़ाम क्या चाह रहा है हमसे। हम मर जाएं अदालत में जाके, अब आप ये बताएं, वहीं पे जाके मर जाएं। मरेंगे तो कुछ इस चीज़ का हल निकालेंगे वो। तो आप क्या समझते हैं 45 साल से इस केस को क्यों लटकाया हुआ है? इसीलिए कि वो जो मुखालिफ पार्टी है शायद वो उनको पैसे दे देते हैं, शायद रिश्वत दे देते हैं। मुझे तो यही फील होगा ना, आपको पैसे दे देते हैं। जो हमारे अदालती निज़ाम है उनको जज को दे दें, वकील को दे दें, हमें तो कुछ नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में कि वो क्या करते हैं। ऐसा कि वो हेयरिंग पे हेयरिंग दे ही जा रहे हैं। जब एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की थी, ठीक है, उसने एक फ़ैसला दे दिया हुआ है, तो फिर वो किस सिलसिले में इस चीज़ को लटका रहे हैं? अभी भी हेयरिंग्स चल रही हैं? अभी भी हेयरिंग चल रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं जी हमने ये हेयरिंग जो है हमने ये देख ली है। जिस जज को भी ये लगता है कि हाँ जी ये मैं फ़ैसला देने वाला हूँ, आप नेक्स्ट हेयरिंग पे आएंगे तो मैं आपके साथ बैलफ भेज दूँगा, ठीक है, जैसे ही अगली हेयरिंग पे जाते हैं वो जज ही तब्दील हुआ होता है। तो इससे तो हमें यही साबित होगा ना कि तमाम अदालती निज़ाम पैसा खाता है। जी, ये हमारे साथ आयशा साहबा मौजूद थी, जिनकी वालिदा ने 45 साल पहले एक केस किया पाकिस्तान की अदालतों में कि उनको उनका हक़ दिया जाए, उनको इंसाफ दिया जाए, उनका जो हक़ बनता है, जो इस्लाम और शरई लिहाज से उनको कानून भी ये हक़ देता है कि उनको वो दिया जाए। उसी सिलसिले में वो अदालतों के दरवाज़े पे जाती हैं, अदालतों के चक्कर काट कर वो एक शुगर की मरीज़ा हो जाती हैं, साथ ही साथ वो व्हील चेयर पर अदालती निज़ाम के चक्कर लगाती हैं और दर दर पे जाती हैं कि शायद मुझे आज इंसाफ मिल जाए, शायद इस हेयरिंग पे मुझे इंसाफ मिल जाए। आज वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं और उनकी जो बेटी हैं वो हमारे साथ आयशा साहबा मौजूद हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये एक मरीज़ बन चुकी हैं और कह रही हैं कि मैं अदालती निज़ाम से इतना थक गई हूँ कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अदालत में जाऊँ और मैं ख़ुद को मार लूँ।
اور ان کی جو بنائی ہے وہ عدالتی چکر کاٹ کر ان کی بنائی ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی یہ حصول انصاف کے لیے در بدر پھر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کوئی ایسے مسیحا کے انتظار میں ہے کہ کون آئے گا جو ان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ اپنے میزبان اسناد چیمہ کو اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے نیا پاکستان، اللہ نگہبان۔